Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज DOE ने जो एक सैम्पल पेपर इशू किया है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। अगर आप इसको करते हो तो आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, समृद्धि जो है ओन करती है एक ऑनलाइन स्टोर जो सेल करता है हैंडीक्राफ्ट होम डेकोर आइटम पूरे इंडिया में। अब फेस्टिव सीजन्स के दौरान वो इसको एक्सपीरियंस होती है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं उसको, ठीक है। अब डिमांड बढ़ जाती है उस टाइम पे उसके प्रोडक्ट की, तो वो ये टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए क्या करती है, जो मेजर ट्रांसपोर्ट हब है जिस भी तरीके से बाय रोड उसकी डिलीवरी होती है, तो उसके आसपास ही वो क्या करती है, स्पेशियस फैसिलिटी को रेंट कर लेती है, जहाँ पे जो गुड्स होते हैं उसको आर्टिशन से मिलते हैं पूरे प्रॉपर शॉर्ट हुए हुए, पैक हुए हुए सेफली, उसको वहां पे रख लेती है जब तक कि कस्टमर तक वो सामान जो है उसका डिस्पैच नहीं होता। लेकिन ये जो फैसिलिटी है उसको उसके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करती है, कोई डैमेज ना हो जाए जब तक माल जो है एक्चुअली उसका डिस्पैच नहीं होता, जब तक प्रोडक्ट से जो आर्टिशन है वो बनकर आते हैं उस टाइम से लेकर जब तक वो डिस्पैच नहीं होते, तो सेफली वहां पे रखे रहते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी तो वो यूज तो कर रही है, फायदेमंद तो है, लेकिन उसने नोटिस किया है कि इस फैसिलिटी को मेंटेन करने की वजह से उसकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। अब वो सोच रही है कि ये इसी फैसिलिटी पर वो उसको रिलाई होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस भी उसको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको बताती है कि कौन सी ऑक्सिलरी जो है ट्रेड की वो समृद्धि जो है अवेल कर रही है इस फैसिलिटी को यूज करते हुए। तो सिंपल सी बात है गाइस, उसने क्या है, सामान उसका रेडी है, प्रोडक्ट वो बना पा रही है, बस प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको एक रखने के लिए जगह चाहिए। टाइम की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कि भाई जब तक सामान बनकर आएगा और कस्टमर तक पहुंचने के लिए जब वो माल निकलेगा, तो वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे उसको अपना गुड्स कहाँ रखने है ना। एक्चुअली उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम का जो प्रॉब्लम है उसको सेव करना पड़ रहा है। तो किसके थ्रू वो अपने उस चीज को कवर कर रही है, वेयर हाउसिंग के, ठीक है, कि जब भी गुड्स उसके डिमांड में होंगे, प्रोडक्ट ऑर्डर आएगा तो टाइमली डिलीवरी के लिए वो निकल जाए। तो वेयर हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है वो उस फैसिलिटी को यूज करके सॉल्व कर रही है ना गाइस, डी हो जाएगा, वेयर हाउसिंग वो यूज कर रही है फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ लार्ज आईटी कंपनी है नोवासिस सॉल्यूशन, उसने डेवलप किया है एक इंटरनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि एक्सेसिबल है सिर्फ उसके स्टाफ तक, ठीक है, अपने स्टाफ से बनाया उसने। अब उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो करता क्या है, एम्प्लॉय जो है वो लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी स्लिप एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने फीडबैक्स को शेयर कर सकते हैं और एचआर डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दैट ऐप। द कंपनी जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम, जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है वो पॉइंट्स अर्न करते हैं, अगर वो जो भी अपनी मॉड्यूल की ट्रेनिंग वो लेते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें उनको पॉइंट मिलता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो भी मेंटेन होती है। तो अब विच दे कैन लेटर रिडीम फॉर बेनिफिट, बाद में वो पॉइंट को अपने बेनिफिट के लिए किसी भी तरीके से, इंसेंटिव वगैरह के तरीके से उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो बिलीव कर रही है ये जो सिस्टम है उसने ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंप्रूव कर दी है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी है, एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन बढ़ा दी है, क्योंकि इसने क्या हुआ है, जो पेपर वर्क है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज है वो जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि कौन से टाइप का ई बिजनेस जो है ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे हमें हाईलाइट देखने को हुई है। हमारा जो पॉइंट 6 हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ ई बिजनेस का या टाइप्स ऑफ ई बिजनेस का, क्या था, B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉयज, जहाँ पे कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, पे स्लिप डाउनलोड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात हो रही है, सिर्फ एम्प्लॉयज जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने एचआर डिपार्टमेंट से, या जितनी भी फैसिलिटीज वो लेना चाहते हैं थ्रू दैट ऐप वो ले सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा B2E। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है गाइस, थर्ड आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड करता है कि को-पार्सनी जो है आपका राइट्स टू फीमेल मेंबर्स ऑफ जॉइन हिंदू फैमिली। तो उसने को-पार्सनी बनाने को, को-पार्सनर बनाने को रेडी कर दिया है। अब जो फीमेल्स है, फीमेल मेंबर्स है हिंदू जॉइंट फैमिली की, वो भी को-पार्सनर हो सकती हैं। एक्ट जो है हमारा 2005 का आया है, अमेंडमेंट आई है, और जो रीजन है उसमें बोला गया है फीमेल जो है को पार्टनर तो हो सकते हैं लेकिन करता नहीं हो सकते जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट आई थी उसके हिसाब से ना वुमेन जो है वो को पार्टनर भी हो सकती है और कर्ता भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से, बट रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ बोला गया है, होलसेलर्स जो होते हैं जनरली टेक द टाइटल ऑफ द गुड्स एंड बेयर द बिजनेस रिस्क बाय परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स इन देयर ओन नेम। सही बात है, होलसेलर्स जो होते हैं वो टाइटल ऑफ गुड्स ले लेते हैं, बल्क के अंदर सामान खरीद लेते हैं बड़ी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को कंटीन्यूअसली स्मूथली कर सके, ठीक है। अब सारा का सारा रिस्क जो होता है सारा का सारा किस पे आ जाता है, सेल करने का, होलसेलर पे, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड जो बोला गया है सेलर्स जो होता है वो भाई पर्सनल सेलिंग जो है उसका एफर्ट लेता है, व्हाइल सेलर्स अंडरटेक पर्सनल सेलिंग एफर्ट, और जो प्रोड्यूसर्स होता है वो इस एक्टिविटी से रिलीव हो जाता है। सही बात है, जो सेलर है वही तो एक्चुअली कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, तो रिस्क जो है कंज्यूमर को बेचने का वो तो उसके ऊपर है,
तो पर्सनल सेलिंग एक्चुअली जो पर्सनल टच में आता है कंज्यूमर के, वो कौन आता है? सेलर आता है, ठीक है, या आपका रिटेलर आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे हिसाब से ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था मेन चैप्टर में। सर्विसेज है होलसेलर की, मैन्युफैक्चरर की भाई रिस्क बेयर करता है, होलसेलर बियर अ रिस्क दिस द लाइक थेफ्ट फायर्स फॉलेट, तो वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर सामान सारा खरीद लेता है लार्ज स्केल के अंदर, है ना, तो ये रिस्क सारा उसके पास चला जाता है। पहली स्टेटमेंट ठीक है हमारी। और जो हमने पढ़ा था कि जो रिटेलर सर्विसेज देता है, तो उसके हिसाब से रिटेलर जो है वो पर्सनल सेलिंग और सेल्स को इंक्रीज जैसी चीजों को, एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन है गाइस फिफ्थ, आपको बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है अबाउट रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है इट रेफर्स टू द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एज डिविडेंड, कि भाई जो प्रॉफिट आता है और जो प्रॉफिट का पार्ट आप शेयर होल्डर्स को देते हो एज डिविडेंड, वो होती है रिटेन अर्निंग। सेकंड पॉइंट में बोला गया है ये रिप्रेजेंट करता है जो फंड आपने बैंक से बोरो किए हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तीसरी स्टेटमेंट बोली गई है कि भाई ये सेल्फ फाइनेंसिंग होती है। फोर्थ स्टेटमेंट बोली गई है ये एक अमाउंट है जो कंपनी न्यू शेयर्स को इशू करके रिसीव करती है। तो आइए देखते हैं हमने रिटेन अर्निंग के बारे में क्या पढ़ा। रिटेन अर्निंग जो है वो पार्ट है प्रॉफिट का, जो कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रख लेती है, यानी कि बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देती है। तो दिस मनी इज यूज अगेन इन बिजनेस फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड फ्यूचर नीड्स। इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। और मैंने जब भी कहा था कि ये दोनों टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि रिटेन अर्निंग को हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, टू प्रमोट एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। जो गवर्नमेंट है उसने एस्टैब्लिश किया है एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसके थ्रू? एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वैसे तो ये जो पॉइंट है ये अकेला काफी है आपको क्वेश्चन के बारे में बताने के लिए कि किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है। द एक्ट जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पावर क्या रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसकी खुद की होगी, क्या उसके लीगल आइडेंटिटी होंगे, और वो किसको स्वी कर सकते हैं और सीयूड इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड मेंबर्स है वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, और जो इसके फंक्शंस होंगे वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं होगा। तो हमें कौन सा बिजनेस पब्लिक एंटरप्राइज जो है ये डिस्क्राइब किया गया उसके बारे में बताना है। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अकेला काफी है, ये एक लाइन जो है सिंगल आपकी काफी है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई और ऐसा डिपार्टमेंट या एंटरप्राइज नहीं होता पब्लिक सेक्टर का जिसको पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, सेपरेट होता है गवर्नमेंट से और अपने खुद के डिसीजंस ये ले सकता है बिना गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। अपने फंड्स जो है ये अर्न करता है, लोन ले सकता है, पब्लिक बोरो कर सकता है। इसके एग्जांपल हमने पढ़े थे कि भाई एलआईसी होता है, एफसीआई होता है, गेल, ये सारे के सारे आज के टाइम पे जो है ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोला गया है ये इमेज जो है आपको क्लियरली देखनी है और बताना है कि किस टाइप का आईपीआर है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इमेज के अंदर शो किया गया है। तो यहाँ पे हमें देखने को अगर मिले तो इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश में, ब्लू पॉटरी राजस्थान में, ठीक है, आपके कानी शॉल्स हो गए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आपके मैसूर सिल्क हो गया कर्नाटका में। तो अलग अलग जगह की बात हो रही है। तो हम पढ़ते हैं ना, देखते हैं आईपीआर में हमने क्या पढ़ा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज देखी थी गाइस, जिसमें था तीसरा जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक प्लेस से ही रिलेट करते हैं, वहीं पे वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्वालिटी वहीं पे ही मिलती है, जैसे कि दार्जिलिंग टी, नागा मिर्ची या वार्ली पेंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसकी क्वालिटी की बात हो रही है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कहाँ का पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन का है ना। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, आपको बोला गया है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया है जो बिजनेस पर्संस होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई उनका हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। रीजन बोल रहा है कि क्यों होना चाहिए? बिजनेस पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर सोसाइटीज रिसोर्सेज आर अलाउड टू मेक डिसीजन फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बोला जा रहा है क्योंकि बिजनेस पर्सन जो है क्या करते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। तो भाई इस नाते उनको बोला जा रहा है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही डिसीजन ले। तो क्या सही है और क्या गलत है? तो हमने यही पढ़ा था गाइस कि हमारा जो बिजनेस है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल क्यों होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो रिसोर्सेज जो है वो सोसाइटी के यूज कर रहा है। लाइन पढ़ी है हमने, रिसोर्सेज के सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो भाई उसका मतलब जो रिसोर्सेज है वो कोई ओन तो करता नहीं है ना, नेचर से मिले हमें रिसोर्सेज। अब वो ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यूज कर रहा है, तो भाई उसका बनता है कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टुवर्ड्स की वो सोसाइटी को भी बदले में कुछ दे, बेनिफिशियल दे। उनको जो भी प्रोडक्ट बना के दे रहा है, सर्विसेज बना रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का दे, फेयर प्राइसेस पे दे, और
सोसाइटी के लिए अच्छा हो, मतलब ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे सोसाइटी के अंदर, लोगों को काम दे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। राइट आंसर गाइस कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। आपको बोला गया है टू स्टैब्लिश एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस आप अगर करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, किसी भी तरीका करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ कैपिटल तो चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो place the form of business organization in sequence according to minimum to maximum amount of capital investment। तो हमें कैपिटल के हिसाब से कि सबसे कम किसमें लगेगा, फिर उससे ज्यादा किसमें लगेगा, उसके हिसाब से हमें जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें गिवन है उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे कम उसी में लगता है। छोटा सा बिजनेस आप खोल सकते हो, रजिस्टर कराओ मत कराओ आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं होती। छोटा सा बिजनेस, आपकी टेलर की शॉप, आपकी जूस की शॉप, आपकी कोई बुटीक, सबके सब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पहले से पहले दे रखा है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाई कंपनी है, कंपनी के अंदर तो पैसा चाहिए ही चाहिए, आपको फंड रेज करने के लिए कैपिटल, काफी कैपिटल की जरूरत होती है, चाहे आप खुद से लगाओ चाहे बोरो करो। लेकिन पार्टनरशिप में जो है प्राइवेट कंपनी से कम पैसा लगता है। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे कम पैसा लगेगा, फिर पार्टनरशिप में 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर इकट्ठा अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे तो कम पैसा लगेगा। देन प्राइवेट कंपनी आएगी और उसके बाद बड़ी कंपनी आएगी पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो क्लियर है? 11 आपको बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो पहले देखते हैं हम सर्टिफिकेट ओरिजिन के बारे में पढ़ा गया। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है ये एक सर्टिफिकेट है जो प्रूफ करता है कि कोई पर्टिकुलर गुड्स जो है, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है बट इंडिया नहीं, आपकी जो भी पर्टिकुलर प्लेस से आप सामान मंगा रहे हो, जिस भी स्पेसिफिक जगह से आप सामान मंगा रहे हो, वो उसी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, वो उसको सर्टिफाई करता है। ठीक है, और ये कुछ अगर उस पर्टिकुलर कंट्री से वो सामान कंट्री में बनाया, आपने उस पर्टिकुलर कंट्री से मंगाया है, सामान मंगाया है, तो वहां पे अगर कोई कंसेशन आपको मिलनी होगी, कोई टैरिफ बेनिफिट आपको मिला होगा, तो इंपोर्टर उसको क्लेम कर सकता है थ्रू दिस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोला गया है कि ये स्पेसिफाई करता है कि वो कंट्री जिसमें गुड्स जो है प्रोड्यूस हुए हैं, सही है, बिल्कुल हमने यही पढ़ा है आपको। ये एंटाइटल करता है इंपोर्टर को कि अगर कोई टैरिफ, कंसेशन या बेनिफिट है तो उसको वो क्लेम कर सके। यस, हमने अभी यही पढ़ा है। ये इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी गुड्स है वही पर्टिकुलर कंट्री से एक्सपोर्ट हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए दूसरा सर्टिफिकेट होता है, ये इसका आंसर नहीं। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है, दिस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड कंसुलेट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर कंट्री। सही है, आपको जो भी आपका जो भी एक्सपोर्ट का आपका ट्रेड कॉन्सुलेट होता है वहीं से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। जो इंपोर्टर है वो इसको ऑब्टेन कर सकता है यूज करने के लिए, बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो गलत है। सी के लिए जो क्वालिटी जो है मतलब अच्छी क्वालिटी का ही आपकी कंट्री से सामान जो है बाहर एक्सपोर्ट हो, उसके लिए जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो होता है गाइस आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि इसमें इंस्पेक्शन होती है कि क्वालिटी गुड आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसको भी याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ओरिजिन को डिस्क्राइब नहीं करता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में बता रहा है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 12, जो मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी गुजरात और राजस्थान की रीजन इन द एंशियंट टाइम्स पर। आपको बताना है कौन सी कम्युनिटी ऐसी थी जो आपके गुजरात और राजस्थान के रीजन में पाई जाती थी, ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ठीक है, एंशियंट टाइम की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं, गुजरात और राजस्थान की जो एंशियंट टाइम के अंदर ट्रेड कम्युनिटी थी मेजर, वो थी महाजन्स। ठीक है, भट्ट जो थी वो ट्रेडिशनली उनको बार्ट्स या फिर जेनियोलॉजिस्ट बोला जाता था। ठीक है, और जो मुल्तानी मर्चेंट से वो कहाँ को बिलोंग करते थे, वो मुल्तान रीजन या पंजाब एरिया को बिलोंग करते थे। और जो छठ थे वो नॉट नॉन एज अ मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ये से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो मेन आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, महाजन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैचिंग करनी है आपको फंड्स की। ठीक है, मीनिंग के साथ में। तो बात कर रहा है, हमें बोला गया डिबेंचर के बारे में, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट। तो पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का क्या होता है, जब आप क्या करते हो अपने सप्लायर से, जहां से भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो वहां से आप सामान खरीद लेते हो, लेकिन उसको पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं करते, उसको पेमेंट करते हो बाद में। तो ये इसका हो जाएगा सी। डी का हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सॉरी सेकंड, डी का हो जाएगा सेकंड, फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट की बात करें हम, तो पब्लिक डिपॉजिट जो होती है गाइस, कोई भी जो कंपनी होती है वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होती है आपकी, लेकिन कंपनीज जो होती है वो एज अ बोरोड फंड इसको लेती है एक फिक्स टाइम के लिए। ठीक है, और इसको रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बेसिक जो आपकी मेजर सिक्योरिटीज होती हैं वो सेबी रेगुलेट करती है, लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिट है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, वैसे तो आप इन दोनों से ही अपने आंसर्स लगा सकते हो। पब्लिक डिपॉजिट का आपका 1 है और सी का 1 और डी का 2, ढूंढो कहाँ है, सी का 1 और डी का 2 और कहीं तो नहीं है, तो ऑप्शन बी वैसे ही हो जाता है हमारा। और वैसे हमने ए के बारे में क्या पढ़ा है,
ए में हाँ वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट जो होता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में होता है आपको, ठीक है, और किसी में नहीं होता। आपको प्रेफरेंस शेयर्स में भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। डिबेंचर तो एक तरह से बोरोड फंड ही होते हैं आपके, तो उसमें तो क्यों ही मिलेगा, लोन की तरह ट्रीट किया जाता है उसको तो। और जो आपके लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, तो वो सोर्स है आपके लार्ज फंड्स के, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप इसको लेते हो। तो ए का हो जाएगा हमारा 3 और बी का हो जाएगा हमारा 4। तो देखो बी का, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1, डी का हो गया 2। ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एज पर द एमएसएमईडी एक्ट 2006। तो गाइस हमने पढ़ा इसके बारे में अंडर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 या एमएसएमईडी एक्ट 2006 भी बोल सकते हैं। जो एंटरप्राइजेस होता है उसको माइक्रो स्मॉल और मीडियम बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। किस किस बेस पे? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मतलब उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है और जो उसका एनुअल टर्नओवर जो होता है वो कितना है। ठीक है, एनुअल टर्नओवर मतलब उसकी जो सेल्स हुई है एक साल की वो कितनी हुई है पूरे साल में। तो आपके बेसिकली हमने ये भी पढ़ा था, ये भी देख लो जो क्या रूल्स है 2020 के जो रूल्स आपके फॉलो हुए हैं, अमेंडमेंट हुई थी एक्ट के अंदर 2006 वाले के अंदर ही, उसमें क्या नए रूल्स है। जो माइक्रो एंटरप्राइज होती है उसको आप कैसे क्लासिफाई करते हो? जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ और उससे लेस होनी चाहिए। टर्नओवर जो है, एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ और उससे लेस होनी चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें हम तो 1 करोड़ से तो बड़ी होगी, 1 करोड़ से ज्यादा होगी, ठीक है, बराबर नहीं होगी, और 10 करोड़ से कम होगी। और टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़ से आपकी ज्यादा होगी और 50 करोड़ से आपकी कम होगी। और मीडियम की बात करें, मीडियम किसको बोलते हैं? जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 50 करोड़ से कम होगी और या बराबर हो सकती है, और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम होगी और उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा होगी और जो टर्नओवर है आपकी वो 5 करोड़ से ज्यादा होगी। और इससे ऊपर चला जाता है अगर अगर आपका 50 करोड़ से ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट चली जाती है, इन्वेस्टमेंट इनिशियल वाली, और 250 करोड़ से उसकी टर्नओवर ऊपर चली जाती है, तो फिर वो किस में आ जाएगी? लार्ज में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो साइज है या इन्वेस्टमेंट है या आपकी एनुअल टर्नओवर है उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्रीज को। तो देखते हैं हमारे पॉइंट में सही आंसर कौन सा होगा। रिलेटेड टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट इज प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं स्मॉल स्केल पे विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएसएमई स्टेटस टू एन एंटरप्राइज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द एंटरप्राइज। यस, अभी हमने पढ़ा है साइज के बेस पे, साइज उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसकी टर्नओवर कितनी है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी को भी देख लेते हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, कॉटन इंडस्ट्रीज भी होती है, पोल्ट्री वाली भी होती है, तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड होगी। तो आई होप आपको क्लियर है। देखो बच्चे, आप इसमें मेरे को पता है आप स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के हिसाब से आप इसमें ऑप्शन आपका बी भी बन सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने एमएसएमईडी एक्ट 2006 बोला है। ये एक्ट जो है वो आपको ये बताता है कि आपको इनको इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कैसे करना है, कि कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है, कौन सी लार्ज है, वो बताना है आपको। तो उसके हिसाब से सिर्फ जो साइज है ना एंटरप्राइज का वही यूज हो रहा है, उसमें सिर्फ वही डिफाइन किया गया है आपका। आपकी डेफिनेशन नहीं पूछी है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की। अगर डेफिनेशन पूछी होती और ये एमएसएमईडी एक्ट नहीं लिखा हुआ था तो आपका ऑप्शन बी था वो करेक्ट था, कि भाई जो प्राइवेटली ऑन्ड होते हैं, स्मॉल स्केल पे ऑपरेट किए जाते हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट एंड मशीनरी में, स्मॉलर वर्क फोर्स यूज होती है, लेबर्स होती है, घर की होती है, घर में मेंबर्स होते हैं, वही काम करते हैं एक्चुअली इसके ऊपर। तो उसके हिसाब से वो सही होता अगर ये एमएसएमईडी एक्ट 2006 नहीं लगाता तो, क्योंकि इसने ये वर्ड यूज कर लिया तो उसके उस हिसाब से हमारा आंसर जो है सी बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। बोला गया है जो इंडियन रेलवेज है वो ऑपरेट करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यस, इंडियन रेलवे जो है जो गवर्नमेंट ही रन करती है ना, कोई प्राइवेटली तो इंडियन रेलवे को वो रन नहीं करता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, नेटवर्क है, कनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री। मैनेज किया जाता है डायरेक्टली बाय द रेलवे मिनिस्ट्री, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है। जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं इसकी पॉलिसी से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वही लेते हैं। जो रेवेन्यू जनरेट होता है जैसे कि टिकट सेल करके या फ्लाइट ट्रांसपोर्ट करके एक्सेट्रा, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजर में डाला जाता है। और जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है। तो किस टाइप के पब्लिक सेक्टर की यहाँ पे बात हुई है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पता चल रहा है कि क्योंकि उसने बोल दिया, मिनिस्ट्री का वर्ड यूज कर दिया उसने, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रन कर रहे हैं, जो इसमें काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है। फिर भी देख लेते हैं क्या पढ़ा था सेक्टर एंटरप्राइजेस में। आपने क्या पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी कहते हैं। उसमें पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, इनकी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, फुली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट बजट। पूरा गवर्नमेंट बजट जो होता है उसी से इसको फाइनेंस किया जाता है। जो स्टाफ होते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑडिट रूल जो है अपने खुद के अप्लाई करती है। इसके एग्जांपल में ही मैंने इंडियन रेलवे का एग्जांपल दिया था गाइस। पोस्ट ऑफिस, आपका दूरदर्शन, सीबीएसई, ये सब के सब क्या है आपके गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस आपका? डी हो जाएगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 16। आपको बोला गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आइटिनरेंट ट्रेडर्स। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। हमने क्या पढ़ा था? आइटिनरेंट रिटेलर्स जो होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं जिनकी खुद की फिक्स शॉप नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट, फिक्स शॉप नहीं होती है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं अपने गुड्स लेकर, कस्टमर फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल सेलर्स हो गया, फ्रूट वेंडर्स हो गए, आपके बलून बेचने वाला हो गया। क्या करेक्टरिस्टिक्स है? स्मॉल ट्रेडर्स है, लिमिटेड मनी होती है इनके पास, डेली यूज का कंज्यूमर का गुड्स रखते हैं ये, पर्सनल सर्विस देते हैं कस्टमर को, डोर टू डोर जाकर बेचते हैं ना, और डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, कोई परमानेंट फिक्स शॉप नहीं होती है, सबसे बड़ी तो फीचर यही है इसकी, और लिमिटेड स्टॉक अपने पास गुड्स का ये रखते हैं। बोला गया है स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इनके, अभी पढ़ा हमने, लिमिटेड स्टॉक रखते हैं, लिमिटेड मनी होती है इनके पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए। नॉर्मली डील करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट से, अभी यही पढ़ा हमने कि लोकल सामान जो होता है डेली यूज का, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ये रखते हैं। दे हैव अ स्मॉल साइज ऑफ शॉप, ये बोल रहे हैं कि इनकी स्मॉल साइज की शॉप होती है। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था शॉप तो होती नहीं इनकी फिक्स, ये तो घर से घर मतलब गलियों से गलियों में घूमते हैं, और स्मॉल इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं। तो सी ऑप्शन तो है हमारे डाउट में आ गया है, लास्ट वाला ही पढ़ लेते हैं। दे मेक अवेलेबल प्रोडक्ट एट द डोर स्टॉप फॉर द कंज्यूमर्स। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा भाई, डोर स्टॉप पे तो देते ही है, वो तो ठीक है, शॉप्स नहीं होती है कोई, इनकी फिक्स शॉप नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह भेज भेज के लोगों के घर जा जाके सामान बेचते हैं बाय पर्सनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 17 आपका, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। वो स्टेटमेंट बतानी है जो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो पहले बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो एलिमेंट्स है बिजनेस एथिक्स के, टॉप मैनेजमेंट कमिटी। तो लीडर को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, लीडर अगर फॉलो करेगा तो नीचे के जितने भी इंप्लॉइज है, स्टाफ है, सब फॉलो करेंगे। तो एक कमिटमेंट सेट कर देनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश करता है, मतलब रूल सेट करेगा कि भाई ये सही है, इसी तरीके से काम को करना है, गलत तरीके को कितना भी बड़ा शॉर्टकट हो उसको यूज नहीं करना है। तीसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अपने इंप्लॉइज को, अपने स्टाफ को एजुकेट करना अबाउट एथिकल बिहेवियर, सिखाना उनको कि भाई एथिकल बिहेवियर ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं करना है, कितना भी फायदा हो रहा हो। ठीक है, ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। जैसे कि एथिकल कमिटी, तो एक ग्रुप जो है वो रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ताकि ये चेक कर सके कि जो स्टाफ है, इंप्लॉय जो है वो ठीक तरीके से एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, तो ऑनेस्टी जो होगी वो हमेशा आपको फेयर सर्विसेज के साथ ही डील करने को बोलेगी। तो अगर आप फेयर सर्विसेज दोगे कस्टमर को, तो वो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपका लॉयल बनेगा। अभी आपको इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको लंबे समय के लिए, लंबे समय बाद आपको एक फायदा देखने को मिलेगा एथिकल बिहेवियर से, और वो लंबे समय तक ही बनेगा, एक इमेज बन जाएगी, आपका एक ब्रांड बन जाएगा आपकी ऑनेस्टी से रिलेटेड भी, आपके एथिकल बिहेवियर से रिलेटेड भी। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो एथिकल बिहेवियर है वो उनके लिए बोलते हैं, उनके लिए इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी एंड सोसाइटी, तो कम्युनिटी को हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट को, जैसे कि जो आईटीसी है आपकी, आईटीसी लिमिटेड जो है वो क्या करती है, प्लांट करती है ट्रीज को, आपकी अपने प्रोडक्शन के अंदर प्लास्टिक्स को अवॉइड करती है, रूरल एरियाज के अंदर जॉब प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर रही है, सब चीजों को करने से थोड़ा ना उसको फायदा मिलेगा, उसको प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा है सब करके, है ना, फिर भी वही चीजों पे पैसा लगा रही है अपना, तो क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है। बोली गई है, इट रेफर्स टू मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं बिजनेस बिहेवियर को। सही बात है, कोड ऑफ कंडक्ट हमने पढ़ा था कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सेट किए जाते हैं और उसी के बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। देन बी पॉइंट में बोल रहा है, टॉप मैनेजमेंट जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है अपनी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने में कि भाई क्या एथिकली करेक्ट है और क्या नहीं है। तो अभी पढ़ा था हमने, टॉप मैनेजमेंट जो है स्टैंडर्ड सेट कर देता है, वो फॉलो करेगा तो सारे फॉलो करेंगे, पूरी मैनेजमेंट फॉलो करेगी। तो बी भी हमारा करेक्ट है। सी बोल रहा है कि ये पब्लिक इमेज को इंप्रूव करता है। हाँ जी, हमने अभी भी बताया कि अभी आपको इतना फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से काम करोगे, एथिकल बिहेवियर के साथ काम करोगे, तो आपको एक लंबे समय के लिए आपकी एक जो इमेज है इसी बात पे, एथिकल बिहेवियर के नाम पे ही क्रिएट हो जाएगी, आपका एक अच्छा ब्रांड बनेगा, गुडविल बनेगी, और लोग उसी से आपको पहचानेंगे और वही आपको आगे जाके कमा कर देगा, आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा लंबे समय के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी, एथिकल बिजनेस बिहेवियर जो है प्रॉफिट लेकर आता है बिजनेस में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी नहीं, एथिकल बिहेवियर जो है वो दवा है जो अभी तो आपको हो सकता है नुकसान करेगी, आपको लगेगा नुकसान दे रही है, लेकिन फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के नहीं देता है, लॉन्ग टर्म के बाद देता है और लॉन्ग टर्म के लिए देता है। ठीक है, तो डी जो है इसका हमारा बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 18, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा या कौन से स्टेटमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो पहले हम फटाफट से फीचर्स देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सिस्टमैटिक एक्टिविटीज है, ठीक है, रैंडमली नहीं कर सकते हो आप, प्रॉपर प्लानिंग आपको चाहिए उसके लिए। ठीक है, पूरी नॉलेज आपको चाहिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक आपकी एक्टिविटी है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, प्लान के अकॉर्डिंग जाओगे, नॉलेज के अकॉर्डिंग जाओगे, और एक डिसिप्लिन को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए जाओगे, तभी आपको फायदा देखने को मिलेगा। दूसरी बात थी, हमने पढ़ी थी कि पर्पसफुल एक्टिविटी है, लॉफुल, लॉ के अंडर रहकर आपको काम करना है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी आपको नहीं करनी है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तीसरी चीज है इनोवेशन। आपका बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में यही अंतर है कि भाई आप
अपने जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है सेम फीचर्स के साथ में आप लेकर आओगे तो वो बिजनेस है, लेकिन आप उसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया इनोवेशन लाओगे, कुछ नई क्रिएटिविटी लाओगे जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाएगी मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से, तभी आपका वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। तो इनोवेशन लाना, क्रिएटिविटी लाना, कुछ न्यू डिजाइन लाना, वो सबसे बड़ी पहचान है आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। फिर प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, तो अरेंज करना जितने भी रिसोर्सेज है, मैन पावर है उसको करेक्टली लगाना, मतलब कहीं जो बंदे की जिस पर्पस के जरूरत है उसको उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग वहां पे प्लेस करना, आपकी मशीन्स जो है उनको करेक्टली यूज करना, रिसोर्स मतलब आपके जितने भी रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमाइज, बेटर, बेस्ट से बेस्ट उसका यूज लेना, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन बोल सकते हो, अरेंजमेंट बोल सकते हो। देन रिस्क टेकिंग, बिजनेस तो है, रिस्क होता ही हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप में तो और आप कुछ नया लेकर आ रहे हो तो और बड़ा रिस्क होता है आपको, तो रिस्क टेकिंग तो होगा ही होगा। तो ये फीचर्स है, इसके बेस पे देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। वन, आपको बोला गया है एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है। नो, आपको बोला गया था सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, प्लान करके चल रहे हो। स्पॉन्टेनियस मतलब सोचा समझा कर दिया, मतलब सोचा भी नहीं, ढंग से समझा भी नहीं और कर दिया। स्पॉन्टेनियस तो वो हो गया ना, तो सिस्टमैटिक है, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत है, पहली स्टेटमेंट हम नहीं लेंगे। सेकंड में बोला गया है लॉफुल बिजनेस को एस्टैब्लिशमेंट, मतलब उससे रिलेटेड है, तो लॉफुल पढ़ा था हमने, पर्पसफुल पढ़ा था, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तीसरा, इट इन्वॉल्व ट्रेडिंग आइडियाज, क्रिएटिविटीज और इनोवेशन पढ़ा था हमने, तो ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग रिस्क टेकिंग भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिफ्थ में बोला गया है नेगोशिएट करता है स्किल्स के साथ में ताकि रेस कर सके रिसोर्सेज को बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कोई नेगोशिएशन नहीं होता स्किल्स के साथ में। तो हमारा जो पॉइंट है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19, जो शिपिंग कंपनी होती है वो आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू नहीं करेगी जब तक क्या रिसीव ना कर ले। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, आपको बोला गया शिपिंग बिल, मेड रिसिप्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन तो मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है इंस्पेक्शन करना, कि आपकी कंट्री से क्वालिटी गुड्स ही एक्सपोर्ट हो, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा, है ना। तो अभी देखते हैं हम इनके बारे में, बात करते हैं हम शिपिंग बिल की। शिपिंग बिल जो है एक मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका, जो आपके गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या कस्टम अथॉरिटीज जो होती है वो गुड्स को एक्सपोर्ट करने की परमिशन तभी देगी जब उसको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मिल जाएंगे, मतलब ये जो आपका शिपिंग बिल है मिल जाएगा। शिपिंग बिल में क्या क्या होता है? एक्सपोर्टर का नेम होता है, कौन एक्सपोर्ट करवा रहा है, किन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी डिटेल्स होती है, किस वेसल के अंदर सामान रखा गया है, शिप का नाम रखा जाता है, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ पे उस सामान को इंपोर्ट करना है, कहाँ पहुंचाना है, क्या डेस्टिनेशन है, ठीक है। जैसे कि कोई इंडियन कंपनी जो है अगर एक्सपोर्ट कर रही है टी को यूके में, तो उसको शिपिंग बिल इंडियन कस्टम पे सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो अपने माल को एक्चुअली क्या करेगा? एक्सपोर्ट कर पाएगा। और जो आपका बिल ऑफ लेडिंग बोल रहा है ना, बिल ऑफ लेडिंग जो है वो नहीं देगा आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिसीव किए बिना। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? ये शिपिंग कंपनी इशू करती है, और इसमें क्या क्या होता है कि भाई गुड्स जो है हमें मिल गए हैं शिप पे रखने के लिए, हम जो है गुड्स को कैरी कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है कि ओनरशिप जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और ये बायर को जो इंपोर्टर जो है वो लेने आएगा डेस्टिनेशन पोर्ट से, उसको क्लेम करने में, अपने डेस्टिनेशन पोर्ट से अपने गुड्स को क्लेम करने में अलाउ करती है। अगर ये नहीं होगा, बिल ऑफ लेडिंग जो है वो नहीं इशू की गई होगी, तो वो सामान जो है इंपोर्टर जो है, बायर जो है वो अपने डेस्टिनेशन पोर्ट से क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। शिपिंग बिल, बिना शिपिंग बिल के बिल ऑफ लेडिंग जो है वो इशू नहीं की जाएगी बाय द शिपिंग कंपनी, और बिना बिल ऑफ लेडिंग के जो इंपोर्टर है, बायर है, वो अपने गुड्स को अपने डेस्टिनेशन पोर्ट से रिसीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 20 एमसीक्यू का 20 लास्ट क्वेश्चन है आपका। बोला गया है स्टेटमेंट 1 के अंदर इक्विटी शेयर जो है सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो भाई आर विलिंग टू एज्यूम फॉर रिस्क फॉर हायर रिटर्न, वो रिस्क ले रहे हैं ताकि हायर रिटर्न उनको देखने को मिल सके, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 है वो बोल रही है कि इक्विटी शेयर जो होते हैं एक रीजनेबली स्टेडी इनकम देते हैं, ऐसा है, इज इट? और वो भी फिक्स रिटर्न देते हैं और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ में। इन्वेस्टमेंट सेफ होती है इक्विटी शेयर की, आपको एक सेफ रिटर्न देखने को मिलता है, वो भी फिक्स टाइम के अंदर फिक्स रिटर्न देखने को मिलता है। देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने? हाई रिटर्न्स होते हैं जी, हाँ जी होते हैं, हाई रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। और आपके लिमिटेशन में हमें पढ़ा था रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है, नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लाइन जो है हमारी वो करेक्ट है भाई। रिस्क हाई है, रिटर्न जो है वो हाई मिलेगा, अगर हाई रिस्क है जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी कि भाई सीडी इनकम देता है और फिक्स इनकम देता है, तो भाई वो गलत है। डिविडेंड जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है मिलेगी नहीं मिलेगी, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। आपका ऑप्शन था, आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जब हायर प्रॉफिट होता है वो भी बहुत टाइम बाद, जब जाके आपको डिविडेंड देखने को मिलते हैं, सीडी इनकम देखने को मिलती है। स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर तो वो बिजनेस का जो पैसा होता है वो री इन्वेस्टिंग किया जाता है, रिटेन अर्निंग के लिए उसको यूज किया जाता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस ही उसको लिया जाता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा दैट विल बी द
का आंसर। क्लियर? सो गाइस हमारे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है 1 मार्क के वो कंप्लीट हो चुके हैं सैम्पल पेपर के। जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना।